बात हम अपने देश के आन बान और शान यानी भारतीय सेना की करने वाले हैं। भारतीय सेना को दुनिया की सबसे अनुशासित और सबसे प्रोफेशनल सेना माना जाता है। बात चाहे देश की सरहदों की हिफाजत की हो या फिर मुश्किल में फंसे लोगों की जिंदगियां बचाने की, सेना हर जगह मौजूद रहती है और हर जगह खड़ी होकर साथ देने के लिए हमेशा डटी रहती है। हम मुसीबत में फंसते हैं तो सेना को ही याद करते हैं और हमारी सेना भी ऐसी है कि स्थितियां कैसी भी हो वो संभाल लेती है। इसलिए सेना हमारी शान है और आज इसी शान में गुस्ताखी करने से अपनी राजनीति चमकाने का जो एक जरिया सा चल पड़ा है वही एक बार फिर से देखने को मिला। और इसलिए भारतवासियों को अपनी सेना पर इतना भरोसा है कि उन्हें वर्दी पहने हर जवान में अपना सुपर हीरो नजर आता है। लेकिन कुछ को सेना भी अब अपनी राजनीति चमकाने का एक औजार सा लगने लगा है। हमारे देश के कुछ नेताओं को सेना नायक नहीं बल्कि खलनायक लगती है। जी हां, हम फारूक अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं, जिन्होंने सेना को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसे शर्म आनी चाहिए सुनकर। जम्मू कश्मीर के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला सेना पर सवाल उठा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनावों से दूर रहिएगा नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दरअसल ये और कुछ नहीं, फारूक अब्दुल्ला का फ्रस्ट्रेशन है और इसलिए हम आज फारूक अब्दुल्ला और उनके जैसे नेताओं की सेना विरोधी सोच और उनके फ्रस्ट्रेशन का डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने कल अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम में क्या कहा था। मैं वजीर आला इसे मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं। जो इलेक्शन थे, मैं डोडा गया। डोडा में एक गांव में पहुंचा जहां इलेक्शन देना था उनको, वहां वोटिंग मशीन रखी थी। वहां पे मैंने किसी को नहीं देखा क्योंकि वो फौजी कैंप के अंदर उन्होंने वो मशीन रखी थी। और जब मैंने वहां पूछा यहां क्या हुआ, कहा यहां कोई आया नहीं। मैंने कहा अच्छा मैं गांव की तरफ चलता। गांव की तरफ पहुंचा तो एक वहां कोई नहीं था, एक दुकानदार था, उसकी कोई भी थी दुकान। मैं बैठ गया, मैंने कहा मुझे चाय का एक प्याला। मीडिया ये सुन लीजिए। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, लोग किधर गए? उन्होंने कहा इन लोगों ने हमें, फौजियों ने कहा खबरदार मशीन के पास आओगे हम तुम्हारी टांगे तोड़ेंगे। आज मैं फौज से कहना चाहता हूं, खबरदार आप इलेक्शन में कोई ऐसा काम न करिएगा। मैंने कहा आज मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ऐसा काम नहीं करिएगा। लोग जिसको वोट दें उसको देने दीजिए, आप उसमें इंटरफेरेंस नहीं करिएगा। मैं हुकूमत से भी कहता हूं खबरदार रहिएगा, नहीं तो वो तूफान आएगा जिस तूफान को आप फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जान देने के तैयार हो जाएंगे, याद रखिएगा। फारूक अब्दुल्ला पहला होगा जो उसके खिलाफ। दरअसल फारूक अब्दुल्ला रिटायरमेंट का ऐलान करने के बावजूद एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष चुने जा चुके हैं और इस दौरान उन्होंने ये माना कि आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के विरोध में पंचायत चुनाव नहीं लड़ने का उनका फैसला एक बड़ी गलती थी और अब वो ऐसी गलती नहीं करेंगे और अब उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के सभी चुनावों में हिस्सा लेगी और ऐसा होना भी चाहिए। भारतीय लोकतंत्र की यही खूबी है, लेकिन लोकतंत्र की ये भी खूबसूरती बनी रहे इसके लिए जरूरी है कि ये चुनाव निष्पक्ष हो, जनता बिना किसी डर के वोट डाल सके। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में यह संभव है? अगर सेना ना हो तो यह जम्मू कश्मीर में चुनाव के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। फारूक अब्दुल्ला भले ही सेना पर लोगों को वोट डालने से रोकने का आरोप लगा रहे हो क्योंकि इसमें उनको अपनी सियासत चमकाने का मौका मिलता है, इसलिए ऐसे आरोप वो लगाते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि वर्ष 2014 में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 66.4% वोटिंग हुई थी। और किसकी बदौलत? सेना की बदौलत। और आप ये जानते ही होंगे कि ऐसा क्यों हो सका है, क्योंकि सुरक्षा की बागडोर सेना के हाथों में थी। अगर कश्मीर के लोगों ने लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर मतदान करके अपने अधिकार का इस्तेमाल किया तो इसके पीछे सेना का ही भरोसा था। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद से सियासी बेरोजगारी झेल रहे फारूक अब्दुल्ला का फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ चुका है कि अब उन्हें सेना
विलेन नजर आ रही है, खलनायक नजर आ रही है। वैसे भी सेना पर बयानबाजी को लेकर उनका रिकॉर्ड बेहद पुराना रहा है और उनकी सेना विरोधी इसी सोच को आप हमारी ये रिपोर्ट देखकर आसानी से समझ सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला कश्मीर की अब्दुल्ला फैमिली की दूसरी पीढ़ी के नेता। इनके पिता शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री थे। फारूक खुद 3 बार कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाल चुके हैं। फारूक एंड फैमिली के लिए ना तो सिस्टम नया है और ना ही सरकार, लेकिन फ्रस्ट्रेशन की हद देखिए। आज फारूक सेना को धमकियां दे रहे हैं। कई तरीके से किन्हीं चीजों में केसों में फंसाया जाता है, दूसरे चीजों में आपको डाला जाता है, पुलिस थाने में बुलाया जाता है, आपसे कहा जाता है तुम इसमें जिम्मेदार हो, आपके बच्चों पर जुल्म किया जा रहा है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ बंद करो ये जुल्म। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा जलजला आ जाए कि उस जलजले को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये फ्रस्ट्रेशन दरअसल कुछ और नहीं, आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पैदा हुई सियासी बेरोजगारी है। फारूक अब्दुल्ला को बदले कश्मीर में अपनी और अपनी पार्टी की जमीन भी खिसकती दिख रही है और शायद इसीलिए वो आर्टिकल 370 को याद करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लोग समझते थे कि 370 जो है वो सिर्फ कश्मीर के मुसलमानों के लिए है, मगर आज जम्मू के लोग भी ये समझने लगे हैं कि 370 उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज थी। 35 से उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा आज उनके बच्चे जो हैं उनको बच्चों को नौकरियां नहीं हैं, बाहर से आ रहे हैं। आज आप देखिए आपके दफ्तरों में कौन है, डीसी बाहर का, एसपी बाहर का, आपके सेक्रेटरी सारे बाहर के। क्या हमारे लोग जम्मू कश्मीर के, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग इतने बेकार लोग हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इस काबिल नहीं हैं कि वो ये काम कर सके? मगर हमें गुलाम बनाया जा रहा है, हमें गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है। मगर ये गुलामी नहीं रहेगी, इंशाअल्लाह इस गुलामी का जनाजा एक दिन जरूर निकलेगा। आर्टिकल 370 खत्म हुए 3 साल हो चुके हैं। इन 3 सालों में कश्मीर काफी आगे निकल चुका है, लेकिन फारूक जैसे नेताओं की सुई वहीं की वहीं अटकी है। वो घूम फिरकर आर्टिकल 370 पर लौट आते हैं, उन्हीं दिनों को याद करने लगते हैं जो कश्मीर की आवाम के लिए भले ही कितने खराब रहे हों, लेकिन इन नेताओं के लिए गोल्डन डेज ही थे। ये कभी बंद नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं कि कहते हैं कि जहाँ बहुत सब कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है, मेरी क्यों मृत्यु हो रही है? इसके जिम्मेदार कौन है बताइए मुझे। दुनिया में बताया जा रहा है कि हालात हमने बेहतर कर दिए। अगर वो बेहतर कर दिया तो फिर फटेल बेचारा मारा नहीं जाता। कहाँ है हालत बेहतर? मुझे तो नहीं दिखता। फ्रस्ट्रेशन में फारूक जब तक सेना को भी कोसते रहे हैं और ये कोई नया मामला नहीं है। मुख्यमंत्री रहते वक्त भी वो कुछ ऐसा ही बयान दे चुके हैं। यही चाहते हैं कि मजलूम मारा जाए। कितनी फौज हमें डिफेंड कर सकती है? अगर सारी हिंदुस्तान की फौज भी आ जाएगी तब भी डिफेंड नहीं कर सकती टेररिस्ट और मिलिटेंट्स के खिलाफ। एक ही रास्ता है, और रास्ता है इनसे बातचीत करके मामला हल करना। हालांकि सेना ने इसके बाद आतंकियों की न सिर्फ कमर तोड़ी बल्कि पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक भी कर डाली। लेकिन फारूक अब्दुल्ला का फ्रस्ट्रेशन जस का तस बना रहा।
फारूक तो फारूक, उनकी विरोधी रही महबूबा मुफ्ती उनसे भी 2 कदम आगे हैं। सेना का अपमान तो सामान्य बात है, उन्हें तिरंगे से भी आपत्ति होती रही है। हमने मुसलमान होने के बावजूद पाकिस्तान के साथ जाने से इनकार कर दिया, हिंदुस्तान की जमहूरियत से हाथ मिलाया, यहाँ के सेकुलरिज्म से हाथ मिलाया, तभी हम वहाँ का इस मुल्क का झंडा हमने उस वक्त कबूल किया और उसके साथ अपना झंडा मिलाया और दोनों झंडों को हम सलाम करते रहे। मगर आज ये घर में घुस के हमारे घरों में झंडे लगाते हैं। अरे झंडा लगाने कोई ये घुस के मारने वाली क्या बात है क्या कोई? ये तो हर झंडे की, हर मुल्क के झंडे की जो है एक इज्जत होती है, सब लोग इज्जत करते हैं झंडे की, मगर एक घर में घुस के झंडा लगाने से ये क्या तमाशा है? सर, हर घर में तिरंगा, कैसे देखते इसको? अब कश्मीर में तिरंगा भी लहराए तो उन्हें दिक्कत है, कश्मीर में चुनाव हो तो भी दिक्कत है, कश्मीर के युवा मुख्य धारा से जुड़े उन्हें तो भी दिक्कत है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल इन नेताओं की नीयत पर है और ये कश्मीर की आवाम भी अच्छे से समझ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज फारूक अब्दुल्ला सेना को खलनायक बता रहे हैं, लेकिन आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भारतीय सेना कश्मीरियों को सिर्फ आतंकवाद और आतंकियों से नहीं बचा रही, वो उनकी जिंदगी संवारती भी है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला सरीखे नेताओं को ऐसा लगता है कि सेना पर कटाक्ष करके उनकी राजनीति चमक सकती है। पिछले करीब 30 वर्षों से आतंकवाद का दंश झेल रहे कश्मीरियों की मुस्कान लौट सके, इसके लिए सेना अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, पूरी ताकत लगा रही है और ऑपरेशन सद्भावना उसी सोच का हिस्सा है। आतंकवाद से पीड़ित कश्मीरियों की मदद के लिए सेना ने वर्ष 1998 में ऑपरेशन सद्भावना लॉन्च किया। सिर्फ 4 करोड़ के फंड के साथ शुरू की गई योजना के तहत सेना अब तक 550 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च कर चुकी है। और किसके लिए? ताकि कश्मीरियों के चेहरे पर मुस्कान आ सके। ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में 46 आर्मी गुडविल स्कूल स्थापित कर चुकी है और मौजूदा वक्त में करीब 14,000 कश्मीरी बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जबकि अब तक 1 लाख से ज्यादा बच्चे इन स्कूलों से पढ़कर निकल भी चुके हैं। इसके अलावा सेना राज्य सरकार के 1900 स्कूलों को भी मदद प्रदान करती है। सेना जम्मू कश्मीर के बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप भी देती है और इस स्कॉलरशिप के तहत बड़ी संख्या में बच्चों को जम्मू कश्मीर से बाहर पढ़ने के लिए भी भेजा जाता है। इसके अलावा सेना गुर्जर, बकरवाल जैसे घुमंतू समुदाय से आने वाले बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष शेफर्ड स्कूल भी चला रही है। यह सेना कर रही है ताकि कश्मीरी बच्चों के भविष्य को संवारा जा सके, कश्मीर के बच्चे IIT और IIM जैसे संस्थानों के लिए चुने जा सके। इसके लिए सुपर 30 और सुपर 50 जैसे संस्थान चलाए जा रहे हैं। इसके पीछे मकसद यही है कि कश्मीर का भविष्य उज्जवल हो। इसके अलावा सेना कश्मीर के युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर, लड़कियों के लिए सिलाई बुनाई के केंद्र भी चलाती है। और इतना ही नहीं, युवा खेलकूद के जरिए मुख्य धारा का हिस्सा बन सके, इस दिशा में भी सेना ने काफी काम किया है और आज वो नियमित तौर पर अलग अलग तरह की खेल प्रतियोगिताओं और टूर्नामेंट का आयोजन भी करवाती है और खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का भी इंतजाम करती है। और इसलिए आज आपको कश्मीर में सेना के सद्भावना मिशन से जुड़ी ये खास रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। ये रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे कि सेना कश्मीरियों को सिर्फ सुरक्षा प्रदान नहीं करती, वो उनकी जिंदगी में संगीत के सुर घोलने की कोशिश करती रही है। ये इंडियन आर्मी की एक अलग तस्वीर है। ये तस्वीर एक ऐसे मिशन का हिस्सा है जिसका मकसद आम कश्मीरियों के चेहरे पर मुस्कान लाना है। आतंकवाद से मिले जख्मों पर सद्भावना का मरहम लगाना है, कश्मीर के युवाओं को मुख्य धारा में लाना है और भारतीय सेना इस मिशन को बखूबी अंजाम दे रही है। सेना के गुडविल स्कूलों से हजारों बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं
इंजीनियर, डॉक्टर बनने के ख्वाब बुन रहे हैं। मासूम आंखों के ये ख्वाब पूरे हो सके, सेना ने इसका भी इंतजाम किया है। बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप से लेकर खास कोचिंग सेंटर बनाए गए हैं ताकि बच्चे पढ़ सके और बढ़ सके। फ़ायदा मिलता है सर, जैसे कि यहाँ पे हर एक चीज़ फ्री मिलती है सर, जैसे खाना मतलब यहाँ पे फ्री होता है सर, मतलब पढ़ाई भी फ्री। दूर दूर से गुरेज से आते हैं, बाकी बांडीपुरा, गांधरबल, हर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं यहाँ पे बच्चे, जो यहाँ पे हर किसी के लिए, फिर गरीब हो, जो मतलब बाहर फाइनेंशियली जो कोचिंग सेंटर से अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको यहाँ पे लाते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं और अच्छा देते हैं अपना बेस्ट। तिरंगे पर कशीदाकारी करती इन लड़कियों के खिले हुए चेहरे भी देखिए। ये मुस्कानें सेना की वजह से ही मुमकिन हो सकी हैं। सेना ने इन्हें न सिर्फ ट्रेनिंग और उपकरण दिए, बल्कि इन्हें हौसला भी दिया। आज ये लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हैं। हम बहुत कुछ फील कर रहे हैं क्योंकि हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और अपने पाँव पर हम खड़ा, किसी के ऊपर बोझ नहीं बन सकेंगे क्योंकि अपने पाँव पर खड़ा। बहुत अच्छा प्राउड फील होता है हमें ये बनाते वक्त, और हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे देश की एक निशानी है, हम अपने हाथों से उसको सिलाई कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है, हम ये काम कर रहे हैं अपने देश के लिए। ग्रामीणों के लिए हेल्थ कैंप लगाने में सेना सबसे आगे रहती है। शायद तभी कश्मीरी प्रशासन से पहले सेना को याद कर लेते हैं और सेना भी उन्हें कभी निराश नहीं करती। ये तस्वीरें साल 2014 में आई बाढ़ की हैं। हर तरफ सिर्फ पानी का कब्जा था और जिंदगी हाशिए पर चली गई थी। उस वक्त भी सेना शक्तिमान बनकर सामने आई। सेना तब तक अपनी बैरकों में नहीं लौटी जब तक एक एक कश्मीरी को सुरक्षित जगह तक नहीं पहुंचा दिया गया। तब सेना ने न सिर्फ लोगों की जान बचाई थी, बल्कि पटरी से उतर चुकी जिंदगी को दोबारा ट्रैक पर लाने में भी मदद की थी। सेना की ये तस्वीरें फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के लिए भले ही धुंधली हो गई हैं, लेकिन आम कश्मीरी के जहन में ये बिल्कुल ताजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब सेना के प्रति फारूक अब्दुल्ला की इस सोच की असलियत समझ ही गए होंगे। आज भले ही वो सेना को खलनायक की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हो और कश्मीरियों को भड़काने की भी कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब कश्मीर की जनता खुद उनकी सुनना भी बंद कर चुकी है। वो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहती है। ये तिरंगा रैली अम खतर कि अत पे बड़ फखर करान, तो यह हसा आज पूरे हिंदुस्तान मज हर जाय घर घर मनावन यवान, तो इसलिए अस हसा मानो आज ये तिरंगा बड़ खुशी सतन वारिया हसा कोर अत मज शिरकत, अस कर। साउथ की काफ़ी फिल्म्स भी यहाँ शूट हो रही हैं। OTT प्लेटफॉर्म जो है उसके भी जो सीरीज़ हैं बाकी हैं वो भी यहाँ शूट हो रहे हैं। और आप जानते हैं सबसे बड़ी बात है कि अदर दैन द ब्यूटी, अदर दैन द सराउंडिंग्स, द माउंटेन्स, द लेक्स, द स्ट्रीम्स, द फॉरेस्ट, यहाँ के लोग जो हैं दे आर वेरी हॉस्पिटेबल। हमारी जो होटल इंडस्ट्री है, हमारे होटलियर्स हैं, दे आर प्रोवाइडिंग स्पेशल रेट्स। दे आर ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड टू वर्क विद दैम। दे आर ऑलमोस्ट वर्किंग एज लाइन प्रोड्यूसर्स विद ऑल द फिल्म यूनिट्स। तो मुझे उम्मीद है इसका बहुत फ़ायदा होगा और हमारी इकॉनमी को भी बहुत फ़ायदा होगा और उसके साथ साथ टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। कश्मीर में आपको फ्रेम बनाना नहीं पड़ता,
वादी के किसी कोने में चले जाएं, कैमरा खोलें, एक बड़ा खूबसूरत मंजर आपके लेंस में आ जाता है। कश्मीर में फिल्म पॉलिसी के अंडर 150 के लगभग फिल्मों को शूटिंग की परमिशन मिली है और भी मुराद उनको मिलेंगी, तो खुशाइंद बात है ताकि कश्मीर में शूटिंग होगी। यहाँ का जो फिल्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे लाइटिंग है, हमारे जो टेक्निकल स्टाफ होते हैं या हमारे आर्टिस्ट हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, इवेंट मैनेजर्स होते हैं, ऑनलाइन प्रोड्यूसर्स कश्मीर के वो इनके साथ जुड़ते हैं, काम भी करते हैं और फिल्म इंडस्ट्री को फ़रोग भी मिलता है। एक को फ़ायदा मिलता है, समझो 90% फ़ायदा मिलता है। ये टैक्सी वालों को मिलता है, घोड़े वाले को मिलता है। कश्मीर की कली था, इससे बहुत दो बदन था, बहुत पुराने पिक्चर जब फूल खिले उन वक्त में हमको फ़ायदा मिलता है। सारा फिल्म शूटिंग वाला आएगा तो यहाँ तो रोज़गार मिलेगा हर एक को।